मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं क्योंकि वही लोग ही उसे बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कान्हा जी। दिस इज़ सोनिया शर्मा। और स्टूडेंट, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 4 का टॉपिक 3rd। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्या कराया था कि जो महापाषाण थे वो क्या होते थे, ठीक है, लोगों की सामाजिक असमानताएं क्या थी, कब्रगाहें क्या थी, और इनाम गांव में एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंकालों की स्टडी के बारे में, इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में, प्लस आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम पढ़ते हैं कंकालों के अध्ययन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो कंकालों का अध्ययन था वो क्या था? देखिए, जो छोटे आकार के जो कंकाल होते थे ना, उसको आसानी से पहचाना जा सकता था। लेकिन बच्चों, जो बड़े आकार के बड़े जो कंकाल होते थे, जैसे ये स्त्री का कंकाल है या फिर पुरुष का कंकाल है, उसको पहचानना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। कैसे कि जो पुरुष होते थे और जो स्त्रियां होती थी ना, अगर हम गहनों के बेस पे लगाएं तो दोनों लोग गहने पहनते थे, तो उसके बेस पे तो एस्टिमेट लगाना थोड़ा मुश्किल था। अब देखिए, एक तरीका था कि जो स्त्रियां होती थी वो बच्चों को जन्म देती थी, जिससे क्या माना जाता था कि जो उनका कूल्हा होता था वो पुरुषों से थोड़ा बड़ा होता था। तो उस बेस पे ये एस्टिमेट लगाया जाता था कि जो ये कंकाल है वो स्त्री का है या पुरुष का है। फिर देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था कि 2000 साल पहले एक चरक नाम के वैद्य हुए थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था कि चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। उसमें उन्होंने क्या माना था कि जो मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं ना बच्चों, वो 360 होती हैं, जबकि अगर हम आज के शरीर रचना विज्ञान को लेके चले तो उन्होंने 206 माना है। तो ऐसे जो चरक संहिता है, उन्होंने अपनी गिनती में क्या किया था, जो दांत हैं, हड्डियां हैं, उनको जोड़कर, कार्टिलेज को जोड़कर टोटल उन्होंने ये संख्या बताई थी। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे के बारे में, कि जो इनाम गांव के लोग के बारे में हमने पढ़ा था ना पहले भी। कहाँ पे था ये इनाम गांव बच्चों? भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे। अच्छा, वहाँ लोग क्या क्या काम धंधा करते थे? देखिए बच्चों, वहाँ पे जो पुरातत्वविद हैं उनको क्या साक्ष्य मिले हैं? उनको मिले हैं गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल आदि के बीज मिले हैं। और कई जानवरों की हड्डियाँ भी उन्हें मिली हैं। और हड्डियों पर उन्हें क्या मिला है कि काटने के निशान मिले हैं, जिससे उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि जो लोग हैं वो इनको खाते होंगे। अब वहाँ पर बैल है, भैंस है, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, ठीक है, मतलब तरह तरह के जो जानवर है, यहाँ तक कि मछली की हड्डियाँ भी उन लोगों को यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अब उनको ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की जो रसभरियाँ हैं वहाँ पे उन्हें मिली हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे चीन के बारे में। तो चीन क्या है बच्चों? यहाँ पे लगभग 3500 साल पहले लेखन की कला के उदाहरण मिले हैं। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या किया जाता था? यहाँ पे बच्चों जानवरों की ना हड्डियों पे लिखा जाता था, और ये हड्डियाँ क्या कहलाती थी? ये हड्डियाँ भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहलाती थी, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि जो ये हड्डियाँ हैं ये भविष्य बताती हैं। तो जो राजा लोग होते थे ना, वो क्या करते थे, लिपिकारों से इन हड्डियों पर लिखवाते थे। क्या लिखवाते थे वो? कि क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे, या फिर क्या किया जाता था, इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, और क्या होता था कि गर्मी से चटक कर इनमें कुछ दरारें पड़ जाती थी। अब जो भविष्यकर्ता होते थे ना, वो इन दरारों को बहुत ध्यान से देखते थे और फिर वो भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो ऐसे से इनको भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ बोला जाता था। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस लेसन के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कराने जा रही हूँ बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आंसर आपके लिए, तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि वेद जो होते हैं
4 प्रकार के होते हैं और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना कब से कब तक मानी जाती है कि इसकी जो रचना है वो 1500 साल पहले हुई थी। और मैंने आपको बताया था कि इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिनको क्या बोला जाता था? सूक्त। अब सूक्त का मतलब क्या होता था बच्चों? कि अच्छी तरह से बोला गया। फिर मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ऋग्वेद के अंदर ना 3 देवता बहुत प्रमुख थे। मैंने बताया था आपको कि सीटेट के अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ऋग्वेद में जो 3 देवता थे, प्रमुख देवता, वो कौन कौन से थे? अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। अग्नि कौन थे? कि आग के देवता। इंद्र कौन थे? वर्षा के। और सोम क्या था? सोम था एक प्रकार का पौधा जिससे क्या बनाया जाता था? एक पेय पदार्थ बनाया जाता था। अच्छा, अब वैदिक प्रार्थनाओं की जो रचना थी बच्चों, वो किसने की थी? ऋषियों ने की थी। और अगर हम इसकी भाषा की बात करते हैं तो भाषा कौन सी थी? प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से है? तो ये कौन सी भाषा परिवार से है? भारोपीय। भारोपीय का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? भारत और यूरोपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में किसके संवाद का वर्णन मिलता है? तो मैंने आपको ये संवाद बताया था कि पढ़ लेना आप लोग। ये संवाद जो था वो विश्वामित्र ऋषि और व्यास और सतलुज नदी के बीच का संवाद था बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऋग्वेद में किसकी प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं? तो बताया था मैंने आपको, जो मवेशी होते हैं, मवेशी क्या होते हैं? मवेशी देखिए, जो ये गाय वगैरह होती हैं जिसको चरागाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग लेके जाते हैं, ठीक है। तो जो मवेशी होते हैं, बच्चे होते हैं और घोड़ों की प्राप्ति के लिए ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी गई हैं। अब देखिए, जो ऋग्वेद है उनमें किन के नामों का उल्लेख मिला है? तो उनमें जनों का, विषयों का, इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो कि पूरे समुदाय या जनता के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए कि जिन लोगों ने प्रार्थना की रचना की है वे खुद को क्या कहते थे? तो देखिए बच्चों, जो लोग प्रार्थनाओं की रचना करते थे वे खुद को आर्य कहते थे, तथा जो उनके विरोधी होते थे ना, उनको वो दास या दस्यु बोलते थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो कब शुरू हुई? तो बच्चों, महापाषाण कब्रें बनाने की जो प्रथा थी वो लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। अब बात करते हैं हम कि काले और लाल मिट्टी के जो बर्तन हैं उनको किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जो ब्लैक, रेड और रेड वेयर नाम से जाना जाता था। ब्लैक एंड रेड वेयर नाम से उन काले लाल मिट्टी के बर्तनों को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र मिली है, उसमें क्या मिला था? तो उससे हमें क्या मिला था स्टूडेंट्स? 33 सोने के मनके मिले थे और शंख मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको अभी भी बताया है कि जो इनाम गांव है वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। यहाँ की क्या जो बात थी, क्या थी कि यहाँ पर वयस्क जो लोग होते थे उनको प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और जिनका सर किसकी तरफ होता था? उत्तर की तरफ होता था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 5 कराऊंगी स्टूडेंट्स, और वो क्या है कि उसमें हम पढ़ेंगे राज्य, राजा और गणराज्य के बारे में, ठीक है, कि जो लोग थे वो शासक कैसे बने थे, क्या क्या उनके राज्य के अंदर होता था, जनपद, महाजनपद, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।